हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सी सेट रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है फॉर दी अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, उसके हम लोग आज 37वें दिन यानी कि 37th डे में पहुंच चुके हैं। और कल तक यानी कि 36 दिनों में हमने क्वांट और रीजनिंग के सभी टॉपिक्स, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग के जो कोर टॉपिक्स थे जिनको अलग अलग कैटेगराइज हम लोग कर सकते थे अलग अलग टॉपिक्स में, वो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब आज से हम लोग जो हमारे बचे हुए दिन हैं यानी कि 45 डेज़ में से, उसमें हम लोग मिसलीनियस क्वेश्चंस देखेंगे। मिसलीनियस क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया है, हम लोग 2011 से आगे को देखते चलेंगे। इसमें आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। खासकर आप ये कह सकते हैं कि क्वांट और रीजनिंग में से जो भी क्वेश्चंस हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अराउंड 120 के आसपास, टोटल 122 के आसपास क्वेश्चंस का डेटा मेरे पास है जो 2011 से लेकर 2024 तक आया हुआ है, जिनको मैंने मिसलीनियस कैटेगरी में रखा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 6, 7, 8 क्वेश्चन लगभग एवरेज यहाँ से आ रहे हैं। और ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 14 सालों में 122 क्वेश्चन, तो लगभग 13, 13.5 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से बनते हैं, 13 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो हम लोग इनको डिस्कस यहाँ से करेंगे। तो आज हम लोग मतलब यही रखेंगे कि हर दिन के 13 या 14 क्वेश्चंस, उससे हमारा अगले 9 दिनों में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, है ना। जो भी अभी तक हम लोगों ने मतलब रीजनिंग और क्वांट में से, ठीक है, आरसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको हटा के ये लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं, उसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। और इस सीरीज़ के पूरा होने के बाद मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि हम लोगों ने 2011 से लेकर 2014 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं रीजनिंग और क्वांट के, वो सभी कर लिए हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हुई है, आई होप आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। थोड़ा सा लिखावट क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। पहला सेंटेंस है कि ओनली स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द रेस, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड सेज सम पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर गर्ल्स। एंड थर्ड, ऑल गर्ल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर इन्वाइटेड फॉर कोचिंग, ठीक है। दीज आर 3 स्टेटमेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स। अब इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कौन सा कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला है कि ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर इन्वाइटेड फॉर कोचिंग, नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रेस में गर्ल पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ उनको कोचिंग के लिए इन्वाइटेड किया गया है, ठीक है। सारे पार्टिसिपेंट्स को इन्वाइट नहीं किया गया है, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑल स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर कोचिंग, नहीं, है ना, सबको तो नहीं किया गया है, सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हैं और जिन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया है सिर्फ उनको इन्वाइट किया, तो ये भी नहीं होगा। ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर स्टूडेंट्स, ये ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है कि ओनली स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द रेस, क्योंकि रेस में सिर्फ स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यानी कि रेस में जितनों ने ही पार्टिसिपेट किया है वो सारे के सारे क्या होंगे, दे आर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द रेस आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछ रहा है 2011 से ही, और अभी भी ऐसे क्वेश्चंस कुछ पूछे जा रहे हैं, आगे को हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन सी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिंक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके बेसिस पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। दिस इज अगेन आस्क्ड इन 2011 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, स्टडी द ग्राफ दैट फॉलोज एंड आंसर द 3 आइटम्स गिवन बिलो द फिगर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, पैसेज है। ड्यूरिंग अ पार्टी अ पर्सन वॉज एक्सपोज टू कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन भी मैं लेके आया हूँ। आप में से जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो ये वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो हेयर, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या है लिखा है, देखिए, ड्यूरिंग अ पार्टी अ पर्सन वॉज एक्सपोज टू कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि एक पार्टी के दौरान एक व्यक्ति जो है वो दूषित जल, दूषित पानी जो है वो उससे वो एक्सपोज होता है, मतलब उसको कंज्यूम वगैरह करता होगा। अ फ्यू डेज लेटर ही डेवलप्ड फीवर एंड लूज मोशंस, कुछ दिनों के बाद उसको फीवर, बुखार आ जाता है, लूज मोशंस होने शुरू हो जाते हैं।
ही सफर्ड फॉर सम डेज बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। अब कुछ दिनों तक वो वैसे ही सफ़र करता है और उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है। ऑन स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट ही सून बिकेम बेटर एंड रिकवर्ड कम्प्लीटली अ फ्यू डेज लेटर। ठीक है, ट्रीटमेंट शुरू होने के कुछ दिनों के बाद वो जल्दी ही बेटर होना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों के बाद पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज डिफरेंट फेजेस ऑफ द पर्सनस डिजीज कंडीशंस एज रीजन्स ए बी सी डी एंड ई ऑफ द कर्व। ठीक है, ये कर्व बताया गया है जिसमें टाइम एक्स एक्सिस पर दिया है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया दिए गए हैं और अलग अलग रीजन आपको मेंशन किया गया है ए बी सी डी ई। ठीक है, रीजन के हिसाब से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच रीजन और रीजन्स ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड और करस्पॉन्ड्स टू द इंक्यूबेशन फेज ऑफ द इन्फेक्शन। इंक्यूबेशन फेज मतलब जब इन्फेक्शन शुरू हो रहा है, तो इन्फेक्शन शुरू किस समय पर हो रहा है, ए पर, है ना, क्योंकि यहाँ से अब धीमे धीमे बैक्टीरियाज बढ़ने शुरू हो रहे हैं। सो द आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन ए। बस ऐसे ही बताना है। विच रीजन ऑफ द कर्व इंडिकेट्स द पर्सन बिगेन शोइंग सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। अब उसके अंदर इन्फेक्शन के सिम्टम्स आने कब शुरू हुए हैं, कब शुरू हुए हैं, इस रीजन में, क्योंकि एकदम से उसको मतलब इंक्यूबेशन फेज ऑफ द इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन शुरू हुआ लेकिन इन्फेक्शन के उसको सिम्टम आने में, लक्षण आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो रीजन हो गया बी। ठीक, इसके बाद विच रीजन ऑफ द कर्व इंडिकेट्स दैट द ट्रीटमेंट यील्डेड इफेक्टिव रिलीफ। ठीक है, इस कर्व का कौन सा रीजन ये इंडिकेट करता है कि ट्रीटमेंट से उसको इफेक्टिव रिलीफ मिला है, आराम मिला है, तो वो ई हो जाएगा। जब बैक्टीरिया अपने नीचे को जाने शुरू हो जाएंगे यानी कि बैक्टीरिया का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। सो द आंसर फॉर दिस वन विल बी ई। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछा है, तो थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं सो दैट कि अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस फिर से आ जाएं तो आपको एकदम से अनफेमिलियर ना हो आप। ठीक है, आपको ये ना लगे कि अरे ये क्या आ गया, हमने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको करवा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, किसी भी तरीके से आपकी अगर प्रैक्टिस हो रही है या कुछ भी आप लोग अगर नया सीख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल हेल्प होगी एंड वी रियली नीड इट, है ना। तो आप यहाँ से जो भी चाहें वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वो 2, 3, 4 हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वांट इन्वॉल्व है, क्वांट का एक आप कह सकते हैं एक टॉपिक इन्वॉल्व है, मैं बताऊंगा अभी आपको। क्वेश्चन पढ़िए पहले। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ द वर्क बियॉन्ड अ सर्टेन डेट इज एज फॉलोज। ठीक है, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक स्पेसिफिक डेट के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है तो उसके बाद फिर उसमें पेनल्टी लगेगी। ठीक है, पेनल्टी किस तरीके की लगेगी, पहले दिन 200 रुपये, अगले दिन 250 रुपये, उसके तीसरे दिन 300 रुपये और हर दिन की पेनल्टी जो है वो पिछले दिन से 50 रुपये ज़्यादा होती जाएगी। तो हाउ मच पेनल्टी शुड द कॉन्ट्रैक्टर पे इफ़ ही डिलेज द वर्क बाय 10 डेज। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर अगर 10 दिन के लिए काम डिले करता है तो उसको कितना पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, देखो पहले दिन 200 रुपये देने होंगे उसको, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये, है ना। फिर हर दिन 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे, लाइक 350, देन 400 एंड सो ऑन। ठीक है, और कितने दिन तक होगा ये, 10 दिन तक। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है लेमैन, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो मैंने जैसे ये 400 तक लिखा है, फिर आप 450, 500, 550, 600 ऐसे करके टोटल 10 टर्म्स लिखें, सबको ऐड कर दें। ठीक है, वही आंसर होगा। या दूसरा ये है कि ये जो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं ये एक एपी है। एपी आई होप आप में से कुछ लोग समझते होंगे शायद, या हो सकता है कुछ लोग नहीं भी समझते हो। दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी सीरीज जो मतलब जिसके आप कह सकते हैं कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज सेम। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 50, 50, 50, 50। ठीक है, तो उस केस में जो हम सम निकालते हैं फॉर द n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज गिवन बाय n/2 वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स
ठीक है, टू ए वेयर ए इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, एन तो वही हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू डी, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है इन दोनों के बीच का, मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, तो n विल बिकम 10, 10/2, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म दैट इज 200 प्लस n माइनस वन दैट इज 10 माइनस वन, और d कितना है 250 माइनस 200 या 300 माइनस 250, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, वो सेम ही होगा, है ना। अगर वो सेम नहीं है तो फिर वो AP भी नहीं है, ठीक है। तो दिस विल कम आउट टू बी 50। ये सिंपल मैं आपको सम निकालने का तरीका बता रहा हूँ। दिस इज़ 5, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 9 इंटू 50 दैट इज़ 450, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 इंटू 850, फाइव इंटू 850, दिस विल कम आउट टू बी 4250। तो इतने रुपए का उसको पेनल्टी भरनी होगी 10 दिन के लिए, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आपको ये कुछ नहीं पता तो आप सिंपल, जैसे मैंने 5 टर्म लिख दिए, इसके आगे 450, 500, 550, 600 और 650, उन सबको लिख के भी आप ऐड करोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट दिस मच ओनली, ठीक है। बट ये AP मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अगर कभी बहुत लंबी सीरीज होती है, अब यहाँ पर तो जैसे 10 ही टर्म आप ऐड कर सकते हो, लेट से कभी 50 टर्म आ गए फिर, है ना। मान लो अगर यही क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि 50 दिन डिले हुआ है वर्क, फिर कैसे करते, सारे के सारे 50 को जोड़ना तो मुश्किल हो जाता। बट इस तरीके से आप 50 हो या 500 हो या 5000 हो, कितने भी टर्म्स हो उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n, a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज योर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब दो किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जो कि हमेशा सेम होगा सिंस इट इज एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। तो आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसिडर द गिवन फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द आइटम दैट फॉलोज, ठीक है। इन द फिगर शोन अबव, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रही है, ठीक है। OP1 एंड OP2 आर टू प्लेन मिरर्स, ये दो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर वो होता है जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना, जो आप लोग मिरर एज अ फेस देखने के लिए या अपने को देखने के लिए, है ना, जिसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ प्लेन मिरर, ठीक है। दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखा गया है। S इज द डायरेक्शन ऑफ द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर OP1। OP1 के ऊपर एक लाइट जो है वो फॉल हो रही है इस डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर OP2 विल बी। अब ये जो लाइट यहाँ पर पड़ी है, ये ऐसे जाके फिर ऐसे कुछ जाएगी, तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा OP2 से वो किस डायरेक्शन में होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसको तो वैसे आप थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो, बट अगर थोड़ा सा इसमें हम लोग फिजिक्स को इन्वॉल्व करें, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर नहीं लग रहे हैं तो प्लीज़ मान लें, एज्यूम कर लें, ठीक है। दिस इज OP2 एंड दिस इज OP1, ठीक। ये आ रही है आपकी S। अब देखो, जो प्लेन मिरर होता है ना उसकी एक वो होती है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप प्लेन मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें अगर आप प्लेन मिरर पर इस तरीके से, जहाँ पर ये लाइट पड़ रही है वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये लाइट जिस डायरेक्शन में, मतलब जितने एंगल पे, लेट से दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा एंगल पर ये लाइट पड़ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट भी यहाँ से थीटा एंगल पर ही होगी, ठीक है, इस परपेंडिकुलर से। यानी कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, और ये लाइट जाके कहाँ टकराएगी, कहीं यहाँ, ठीक है। यानी कि ये जो एस लाइट आई ये ऐसे चली गई, दिस इज एस रिफ्लेक्टेड, ठीक है। समझ गए बात।
अब ये लाइट यहाँ पड़ी है, फिर यहाँ से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइट ऐसे जाएगी अगेन। अब ये वाला एंगल अगर थीटा है और ये यहाँ से दो परपेंडिकुलर्स हैं तो ये तो 90 होगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा उसी प्रॉपर्टी से, है ना। और ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा। अब आप ये देखिए कि ये लाइन और ये लाइन, ये भले ही दिखने में आपको पैरेलल ना लग रही हो, बट ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा एंगल बना रही हैं, यस और नो, दोनों लाइंस, ये वाली भी और ये वाली भी, है ना, हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा एंगल बना रही हैं दोनों। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या है, दे बोथ आर पैरेलल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड बीम का डायरेक्शन है वो अपोजिट एंड पैरेलल टू द बीम एस, क्योंकि एस इधर की तरफ को आ रही है तो जस्ट उसका अपोजिट एंड पैरेलल। सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपको इतना फिजिक्स नहीं आता कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वैसे भी समझ सकते हो कि लाइट ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे ही जाएगी कहीं को, है ना। तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन एस, यानी कि एस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी नहीं, पॉसिबल नहीं है। एट एन एंगल 45 डिग्री टू डायरेक्शन एस, एस से 45 डिग्री पर लाइट निकल रही है, ये भी थोड़ा सा अजीब है ना। एट 60 डिग्री टू एस, ये भी थोड़ा सा अजीब है ना। मतलब थोड़ा सा अगर आपको इसके लिए फिजिक्स अगर पता है तो यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7, ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, देखो, अ पर्सन हैज़ ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपीज़ कॉइन विद हर, एक पर्सन है उसके पास सिर्फ 1 रुपया और 2 रुपये के कॉइन है, सिक्के हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ इज़ 50, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो 50 हैं और अमाउंट जो उसके पास है वो 75 रुपये। देन द नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स आर, 1 रुपये और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। देखो बहुत ही आसान है। लेट्स से 1 रुपी के सिक्के हैं x और 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं y, तो x प्लस वाई यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 50। और इनकी वैल्यू की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तो 1 रुपये का 1 रुपये का सिक्का है ना, तो उसको तो x ही हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। और y सिक्के 2 रुपये के हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2y, दिस इज इक्वल टू 75। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। माइनस माइनस माइनस, दिस गोज आउट, ये तो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 25 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 25, और y इज इक्वल टू 25 इन दोनों में से कहीं भी रख लीजिए, यू विल गेट x इज ऑल्सो इक्वल टू 25। यानी कि 1 रुपये के सिक्के भी उसके पास 25 हैं और 2 रुपये के सिक्के भी 25 हैं, टोटल मिला के 50 सिक्के हो गए। और रुपीज़ के टर्म्स में अगर आप निकालेंगे तो 25 प्लस 25 टू ज़ा 50, तो 50 प्लस 25 इज 75। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलें आगे, लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग 2026 के अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे CSET लाइव क्लासेस के बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जो बैच 1 जून से शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए एनरोलमेंट्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल हो जाएं। ठीक है, और तीनों चीज़ें यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। हम इसका जो कोर्स का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमारे ऐप और वेबसाइट में भी लिस्टेड है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। और इस कोर्स को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई सवाल है, कुछ पूछना अगर आप चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप 2026 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 2027 की तैयारी भी अगर आप करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं स्टार्ट, तो उसके लिए भी ये बैच हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, कोई भाई बहन है, रिलेटिव है, तो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 2011 में पूछा गया, फिर उसी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, इन ऑर्डर टू बी अ टीचर वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, टीचर बनने के लिए कॉलेज से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, मतलब कॉलेज ग्रेजुएट इज़ अ टीचर, एक तरीके से आप कह सकते हैं, या टीचर इज़ अ कॉलेज ग्रेजुएट। ठीक है, हर कॉलेज ग्रेजुएट टीचर नहीं होगा, लेकिन टीचर बनने के लिए कॉलेज ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ऑल पोएट्स आर पुअर, जितने भी कवि होते हैं वो सभी क्या होते हैं, निर्धन होते हैं। ठीक है, पुअर होते हैं। सम मैथमेटिशियंस आर पोएट्स, कुछ मैथमेटिशियंस ऐसे हैं जो पोएट्स हैं। एंड नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर, कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट जो है वो पुअर नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन, इज नॉट अ वैलिड कंक्लूजन रिगार्डिंग द अबव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा जो कंक्लूजन है वो इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर वैलिड नहीं है। सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर्स। ठीक है, देखो सम मैथमेटिशियंस आर पोएट्स, ये तो क्लियर है कि कुछ मैथमेटिशियन जो हैं वो पोएट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कुछ मैथमेटिशियन पोएट्स हैं तो दे आर नॉट टीचर्स, तो ये तो ठीक है, मतलब दिस विल नॉट बी अवर आंसर। ठीक है, तीसरे पर आओ, टीचर्स आर नॉट पुअर। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर, कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट पुअर नहीं है, और टीचर बनने के लिए कॉलेज ग्रेजुएट होना ज़रूरी है ना, और कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट पुअर नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी टीचर पुअर नहीं है, तो ये भी कट गया। लास्ट वन इज पोएट्स आर नॉट टीचर्स। ठीक है, अब देखो नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर, यानी कि कोई भी टीचर पुअर नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि सारे के सारे पोएट्स पुअर हैं, तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो इसलिए कोई भी पोएट जो है वो टीचर नहीं है। दैट इज ऑल्सो ओके गिवन फ्रॉम दिस आर्ग्यूमेंट। सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियंस, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिशियंस नहीं हैं। ठीक है, ये यहाँ से कुछ मतलब यहाँ से कोई इसके बारे में पता नहीं है कि कुछ टीचर जो हैं वो मैथमेटिशियंस नहीं है ना, कि सारे के सारे टीचर्स मैथमेटिशियंस हैं या नहीं है उसके बारे में यहाँ से कुछ नहीं पता। तो ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन दी अबव, वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन दी अबव आर्ग्यूमेंट नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। जो जो आपको यहाँ से मिल रहा है दैट इज़ ओके, या आप इन्फर कर पा रहे हैं या डिराइव कर पा रहे हैं, जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं दैट इज़ द आंसर, बिकॉज इट इज़ आस्क्ड नॉट अ वैलिड कंक्लूजन। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा आपको नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे इधर उधर, बाकी 3 उसके बेस पर क्वेश्चंस हैं। 9 to 11 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इन अ सर्वे रिगार्डिंग अ प्रपोज्ड मेजर टू बी इंट्रोड्यूस्ड 2878 पर्सन्स टुक पार्ट। ठीक है, देखो एक सर्वे में 2878 लोगों ने पार्टिसिपेट किया टोटल। ठीक, ऑफ विच 1652 आर मेल्स, इसमें से मेल्स कितने थे 1652, तो बाकी बचे फीमेल्स कितने, दिस माइनस दिस, 8 - 2 is 6, 7 - 5 is 2, 8 - 6 is 2, 2 - 1 is 1। ठीक है, तो इतनी फीमेल्स हो गई। ये तो हो गया कितने लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, दीज मैनी टोटल, दीज मेल दीज फीमेल्स। इसके बाद 1226 पर्सन्स वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल। ठीक है, जिन्होंने इस प्रपोजल के अगेंस्ट वोट किया वो कितने थे टोटल 1226 टोटल। इनमें से मेल कितने और फीमेल कितनी। ठीक, 796 जो है वो मेल्स थे, 796 वर मेल्स, तो फीमेल कितनी, 6 में 6 गया 0, 12 में से 9 गया 3, दिस विल बिकम 4, 430। ठीक है, 430 आर फीमेल्स जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। 1425 पर्सन्स वोटेड फॉर द प्रपोजल, प्रपोजल के फेवर में जिन्होंने वोट दिया वो हैं 1425। ठीक, इसमें से अच्छा इसमें से कुछ नहीं पता, इसमें ये पता है कि 196 फीमेल्स वर अनडिसाइडेड। 196 फीमेल्स जो हैं 196 फीमेल्स दे वर अनडिसाइडेड, मतलब उन्होंने ना यहाँ वोट दिया फेवर में ना अगेंस्ट में, दे वर अनडिसाइडेड। ठीक है, तो अब देखो 1425 टोटल फीमेल्स मैंने आपको बता दिया कितनी है 1226, उसमें से 430 ने अगेंस्ट में दिया है और इतनी अनडिसाइडेड है, तो बाकी बची जो है उन्होंने फेवर में दिया होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, 430 + 196 कितना होगा, ऐड करके देखें, 430 + 196 दैट इज 6, 12,
5 और 6, 626 हो गया। और 626, 1226 में से 626 माइनस करेंगे, यू विल गेट 600। तो 600 फीमेल्स ने फेवर में वोट किया है, ठीक है। और बाकी बचे 825, दे आर मेल्स, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो टोटल मेल्स इतने हैं, इतने फेवर में है, इतने अगेंस्ट में, इनको ऐड करके देख लो, कुछ मेल्स भी अनडिसाइडेड हो सकते हैं। 796 और 825, 6 5 11 कैरी 1, 10 12 कैरी 1, 8 और 8 16, 1621 और 1652 हैं ये। तो देयर आर 31 मेल्स, 31 मेल्स अनडिसाइडेड, जो कहीं पर नहीं है, मतलब ना तो फेवर में है ना अगेंस्ट में, ठीक है। बस अब आंसर दे लो। हाउ मेनी फीमेल्स वोटेड फॉर द प्रपोजल, मतलब इन फेवर ऑफ द प्रपोजल कितने फीमेल्स ने वोट किया है? 600। सो आंसर इज ऑप्शन बी। हाउ मेनी मेल्स वर अनडिसाइडेड? 31 मेल्स वर अनडिसाइडेड, सो आंसर इज ए। हाउ मेनी फीमेल्स वर नॉट इन फेवर ऑफ द प्रपोजल? नॉट इन फेवर ऑफ द प्रपोजल मतलब अगेंस्ट द प्रपोजल, दोज वर 430 फीमेल्स, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप मुझे खुद बताओ, इसको मैं किस कैटेगरी में रख सकता था? कहीं नहीं, जस्ट बेसिक काउंटिंग करती जानी है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को मैंने, जो किसी भी कैटेगरी में आई वॉज, मतलब किसी भी टॉपिक के अंदर आई वॉज नॉट एबल टू कैटेगराइज, वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? चले 11th क्वेश्चन हो गया, 12th पर आए। ये फिर से वैसा ही है, 3 स्टेटमेंट और उसके बेस पर कुछ कंक्लूजन बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है ऑल आर्टिस्ट आर विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब वहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में, दैट इज सन की। सभी कलाकार, सभी आर्टिस्ट जो हैं वो सन की होते हैं, विम्सिकल होते हैं। सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट्स, कुछ जो कलाकार हैं वो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है। थर्ड वन, फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट्स, और जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट्स बन जाए। तो फ्रॉम दी अबव 3 स्टेटमेंट्स इट में बी कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड, आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं दिखा। आर्टिस्ट विम्सिकल होते हैं ये दिया हुआ है, कुछ आर्टिस्ट ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो ड्रग एडिक्ट्स के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है। दे आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट्स, लेकिन आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ऐसा तो कहीं नहीं दिया, छोड़ दीजिए। सेकेंड सेज सम ड्रग एडिक्ट्स आर विम्सिकल, ठीक है, इसको अभी देखते हैं। थर्ड पर आइए पहले, ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट्स, नहीं, फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट्स। जो फ्रस्ट्रेटेड पीपल हैं वो ड्रग एडिक्ट्स बन सकते हैं, बट सारे के सारे फ्रस्ट्रेटेड पीपल ड्रग एडिक्ट्स होंगे ऐसा तो नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। विम्सिकल पीपल आर जनरली फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं दिया है कि जो सन की लोग होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ऐसा कहाँ दिया हुआ है ना, तो ये भी नहीं है आंसर। सेकेंड वाला चेक करें, सम ड्रग एडिक्ट्स आर विम्सिकल, ठीक है, सम ड्रग एडिक्ट्स, क्योंकि सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट्स, यानी कि सम ड्रग एडिक्ट्स का मतलब क्या हो गया, सम आर्टिस्ट, और वो आर्टिस्ट जो है वो विम्सिकल है, क्योंकि सारे ही आर्टिस्ट विम्सिकल हैं तो सम आर्टिस्ट भी तो विम्सिकल होंगे, है ना। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको मतलब कंफर्टेबल लग रहे होंगे, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये क्वेश्चंस कंफर्टेबल लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर फिर से आने लग गए तो क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे ही क्वेश्चन है अभी अगले एक दो, है ना। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगला क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है 3, ओनली दोज हु हैव अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ बर्ड वॉचर्स क्लब, ठीक है। जिसके पास पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स है, मतलब जिसके पास दूरबीन है, सिर्फ वही, बाइनोकुलर मतलब दूरबीन है, वही सिर्फ बर्ड वॉचर्स क्लब का मेंबर बन सकता है, ठीक हो गया। सम मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब हैव कैमराज, अब बर्ड वॉचर्स क्लब के कुछ मेंबर्स हैं उनके पास कैमरा भी है, ठीक हो गया। दोज मेंबर्स हु हैव कैमराज कैन टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट, अब जिनके पास कैमराज है, जिन मेंबर्स के पास, वो फोटो कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं, ये भी ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, ऑल दोज हु हैव अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स आर मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब, यानी कि जितने भी लोग दुनिया में, जितने भी लोग जिनके पास बाइनोकुलर्स है वो सारे बर्ड वॉचर्स क्लब के सदस्य हैं, ऐसा थोड़ी है। उसमें ये लिखा है कि अगर आपको बर्ड वॉचर्स क्लब का मेंबर बनना है तो आपके पास बाइनोकुलर्स होने चाहिए, लेकिन जितने लोगों के पास भी बाइनोकुलर्स है वो सारे के सारे बर्ड वॉचर्स क्लब के मेंबर हैं, ऐसा थोड़ी है। तो ये गलत, फर्स्ट वन। सेकंड सेज ऑल मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब हैव अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, यस,
क्योंकि बाइनोकुलर्स होना मैंडेटरी है। अगर आप बर्ड वॉचर्स क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास बाइनोकुलर्स होना ज़रूरी है, और इसका मतलब कि अगर आप मेंबर हैं तो आपके पास बाइनोकुलर होगा। तो ये करेक्ट है। बाकी दो को भी चेक कर लेते हैं। ऑल दोज हु टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट आर मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब। ठीक है, क्योंकि जो फोटो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं वो ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास क्या है, कैमरा है, तो वो मेंबर्स हैं। ठीक है, आर मेंबर्स ऑफ दी बर्ड वॉचर्स क्लब। ठीक है, जो फोटो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं वो बर्ड वॉचर्स क्लब के मेंबर है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। ये लिखा हुआ है कि ऐसे मेंबर जिनके पास कैमराज है वो फोटो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जितने भी लोग फोटो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे मेंबर्स ही हैं, ऐसा तो नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड लास्ट वन सेज नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस को लेके आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, कि आप मतलब पढ़ के समझ पा रहे हो या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन फॉर टुडे। ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन, ये भी वैसे ही है। ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन अंकित वेंट टू अ समर कैंप वेयर ही टुक पार्ट इन हाइकिंग, स्विमिंग एंड बोटिंग। ठीक है, यानी कि पिछले समर वेकेशन, पिछले समर की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में अंकित जो है एक समर कैंप में गया था। वहाँ पर उसने हाइकिंग, स्विमिंग और बोटिंग में पार्टिसिपेट किया था। दिस समर ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू अ म्यूजिक कैंप वेयर ही होप्स टू सिंग, डांस एंड लर्न टू प्ले द गिटार। इस बार जो है वो एक ऐसे म्यूज़िक, इस गर्मियों के मतलब छुट्टियों में वो एक ऐसे म्यूज़िक कैंप में जाना चाहता है जहाँ पर उसको उम्मीद है कि वो गाना सीख पाएगा, डांस सीख पाएगा और गिटार प्ले करना सीख पाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन 4 conclusions as given below have been made. Which one of these logically follows from the information given above? First one is Ankit parents want him to play the guitar. ठीक है, अंकित के पेरेंट क्या चाहते हैं वो तो यहाँ पर कहीं मेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो गलत है। सेकेंड वन सेज अंकित प्रेफर्स म्यूजिक टू आउटडोर एक्टिविटीज़, कि अंकित को आउटडोर एक्टिविटीज से ज़्यादा म्यूजिक पसंद है। लास्ट ईयर तो आउटडोर एक्टिविटी में गया था ना, इस साल म्यूजिक में जा रहा है, तो कैसे आप कह सकते हो कि उसको म्यूजिक ज़्यादा प्रेफर्ड है? अगर वो हर साल म्यूजिक में जा रहा होता तो बात अलग थी। अंकित गोज टू सम टाइप्स ऑफ कैंप एवरी समर। ठीक है, वो हर साल किसी न किसी तरीके के कैंप में जाता है। ये हम नहीं कह सकते बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 ही समर्स का डेटा है कि पिछले समर में यहाँ गया था, इस बार यहाँ जाना चाह रहा है, उससे पहले वो क्या करता था हमें क्या पता। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अंकित लाइक्स टू सिंग एंड डांस। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, बट अंकित लाइक्स टू सिंग एंड डांस इज़ दी ओनली पॉसिबिलिटी जो यहाँ से बन सकती है, क्योंकि उसको गाना और नाचना पसंद है, इसीलिए वो उस कैंप में जाना चाह रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको जो चीज़ पसंद नहीं होगी आप उसके कैंप में थोड़ी जाओगे, है ना। आपको जो चीज़ पसंद है आप उसी में जाओगे, और बाकी 3 ऑप्शंस को देखते हुए ये चौथा ऑप्शन ही सबसे बेटर लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो यही सारे क्वेश्चंस थे। 2012 में हम लोग आ चुके हैं, है ना। इसी तरीके से 13-14 क्वेश्चंस लेके डेली के हम लोग इसको सीरीज़ को पूरा करेंगे, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा रेज होता जाएगा, है ना, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बदलते जाएंगे। इसीलिए ये मिसलिनियस है, यहाँ पर कोई सेट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, जस्ट अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये मिसलिनियस टॉपिक मैंने लिया है। ठीक है, बट हम लोग सारे ही क्वेश्चंस यहाँ से कर लेंगे पूरे। चलिए, तो आगे हम लोग सेशन को एंड करें उससे पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, अगर आपको हमारे सीरीज़ से कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी हमारी, एंड वी रियली नीड इट। और कल को हमारा टॉपिक अब यही रहेगा, मिसलिनियस टॉपिक पे ही चलेंगे पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तो अब मुझे कुछ इसमें टॉपिक वाइज बताने की ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे, बट हम मिसलिनियस को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए, इस सेशन के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बट मैं आप लोगों से एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग रीजनिंग और क्वांट अगर पूरी कर लिए हैं, मतलब टोटल 36 डेज तक आप लोग कर लिए हैं, तो ये आगे के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑन एन एवरेज हर साल लगभग कितने लगभग आप कह सकते हैं कि 8-9 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज 8-9 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। किसी साल वो 10-12 हो जाते हैं, किसी साल 6-7 हो जाते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब जितने तरीके के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर पूरे करेंगे वो सारे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप पूरी तरीके से इग्नोर ना करें, है ना।
ये ना कहें कि यार हमने क्वांट अच्छे से कर लिया, रीजनिंग अच्छे से कर लिया, तो अब इनको पढ़ने की ज़रूरत क्या ही है, ऐसे क्वेश्चंस पे हम क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है ना। कभी कभार क्या होता है कि अगर एक दो क्वेश्चन की आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ रही है और यहाँ से अगर कोई ईजी क्वेश्चन मिल गया तो यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो इसलिए इन सीरीज़ को पूरा लास्ट तक देखें, टोटल 45 डेज तक। यहाँ तक आपने देख लिया है तो अब हिम्मत ना हारें, है ना, या ये ना करें कि अब थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए अगले 8-9 दिन इसको स्किप कर देते हैं, स्किप ना करें, ठीक है। अगले 8-9 दिन की पढ़ाई से भी अगर आपके 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो भी मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि सी सेट इज़ द गेम ऑफ मार्जिन्स, ठीक है। 65.9 पर भी बच्चे अटकते हैं, ठीक है, और 66.1 पे भी क्लियर होते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें और सी सेट को उतना ही या उससे ज़्यादा सिंसियरली लें जितना आप अपने जीएस को लेते हैं, क्योंकि जीएस में 150 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर गए, अगर बहुत बढ़िया आपकी जीएस है तो, है ना, जीएस करंट अफेयर सब कुछ अगर बहुत बढ़िया है, आप 200 में से 150 नंबर भी स्कोर कर गए, लेकिन अगर सी सेट में कहीं 65.9 पर रह गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए सी सेट को भी इक्वली इम्पोर्टेंट समझें, इक्वल इसको टाइम देने की कोशिश करें, अंतिम के जो आपके अब ये कुछ चंद दिन बचे हैं, 20 दिन से कम इनमें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।